हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन अध्यापन किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र पर अध्ययन करेंगे और वो प्रश्न पत्र है राजस्व। आइए, राजस्व ये अर्थशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। अर्थशास्त्र में 5 विभाग हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। अंतिम विभाग है, अंतिम शाखा है। इसके अंतर्गत लोक सत्ताओं की वित्त व्यवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हम इसके पहले शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करेंगे। राजस्व क्या है? व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस? राजस्व ये 2 शब्दों के योग से बना है। राजस्व 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है राजा का धन। अंग्रेजी में इसको लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। हिंदी रूपांतर लोक वित्त है। लोक से तात्पर्य वैधानिक सत्ता से है, जो जनता के समूह का प्रतिनिधित्व करती है, और वित्त से तात्पर्य शाख और मुद्रा से है। तो लोक वित्त से तात्पर्य, राजस्व से तात्पर्य लोक सत्ताओं की वित्त व्यवस्था से संबंधित सिद्धांतों, नियमों, प्रक्रियाओं और समस्याओं के अध्ययन से है। अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में निम्न 6 विभाग हैं: सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण, राजकोषीय नीति, संघीय वित्त। सार्वजनिक व्यय राजस्व में इसका वही स्थान है जो अर्थशास्त्र में उपभोग का है। सार्वजनिक व्यय से तात्पर्य लोक सत्ताओं द्वारा अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा किए जाने वाले व्यय से है। इसके अंतर्गत निम्न का चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक व्यय कहाँ किया जाएगा, किस मद में किया जाएगा? शिक्षा पर किया जाएगा, चिकित्सा पर किया जाएगा, सड़क सरकार बनवाएगी, बिजली सरकार पैदा करने के लिए बनाएगी, उद्योग लगाए जाएंगे, सुरक्षा पर खर्च होगा, कल्याण पर खर्च होगा। इन चीज़ों का अध्ययन सार्वजनिक व्यय में किया जाता है। दूसरा है लोक व्यय के सिद्धांत। लोक व्यय करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए कि जिससे एक अच्छी सफलता मिल सके, जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें, अपने कार्यों उत्तरदायित्वों को सरकार पूरा कर सके। लोक व्यय का प्रभाव क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव हो रहा है? लोक व्यय कुछ पाने के लिए, सरकार कुछ पाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए कर रही है, डिस्पैरिटी को कम करने के लिए कर रही है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, बचत के लिए, बचत बढ़े, विनियोग बढ़े, विकास हो, इसके लिए कर रही है। इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? अर्थात जिन जिन मदों में, जिन जिन क्षेत्रों में सरकार सार्वजनिक व्यय को कर रही है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पॉजिटिव है, गति क्या है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका अध्ययन भी इसी में किया जाता है। लोक व्यय से संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन करते हैं सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत। दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय लोक सत्ताओं की उस आय से है, उस प्राप्ति से है, जिसके भुगतान के लिए सरकार रिलायबल नहीं होती, उत्तरदायी नहीं होती, वापस नहीं करना है। इसी के आगे एक सार्वजनिक ऋण का विभाग आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे। तो सार्वजनिक आय से तात्पर्य अपने कार्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण विभाग सार्वजनिक आय का है कि आय कहाँ से आएगी, आय के स्रोत क्या होंगे, कर राजस्व, गैर कर राजस्व, कर राजस्व में कौन कौन से कर लगाए जाएंगे, प्रत्यक्ष कर लगाए जाएंगे, अप्रत्यक्ष कर लगाए जाएंगे।
क्योंकि अपने उत्तरदायित्व कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत भारी भरकम राजस्व की जरूरत है और किसी एक कर से नहीं हो सकता। तो आनुपातिक कर होंगे, प्रगतिशील कर होंगे, प्रतिगामी कर होंगे, अधोगामी कर होंगे, प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, कैसे कर होंगे, किन पर लगाए जाएंगे। बड़ा विविधताओं वाला देश है और कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति कर के दायरे में आ जाए। तो इसका भी अध्ययन सार्वजनिक आय में किया जाता है। करदान क्षमता का भी अध्ययन इसी में किया जाता है। करदान क्षमता से तात्पर्य कर दे योग्यता से है। जिसकी जितनी योग्यता है, योग्यता के अनुसार वो कर दे। करदान योग्यता, करदान क्षमता का भी अध्ययन इसी में किया जाता है। सार्वजनिक आय का प्रभाव अगला है जिसका अध्ययन सार्वजनिक आय में करते हैं। प्रभाव उत्पादन पर क्या पड़ रहा है, उपभोग पर क्या पड़ रहा है, बचत पर क्या पड़ रहा है, रोजगार पर क्या। कहीं इतना ज़्यादा करारोपण तो नहीं कर दिया गया। करारोपण का भी अध्ययन इसी में होता है। करारोपण के बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनको सरकार को ध्यान में रखना चाहिए लगाते समय कि कहीं इतना अधिक कर तो नहीं लगा दिया जा रहा है कि व्यापारी और उत्पादक काम ही छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो करारोपण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। कर सार्वजनिक आय प्राप्त करते समय, कर लगाते समय उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। उसका भी अध्ययन सार्वजनिक आय में किया जाता है। कर विवर्तन से तात्पर्य करों के भार को टालने से है। सरकार जो कर लगा रही है उस कर का भार कौन वहन कर रहा है? कंज्यूमर वहन कर रहा है या निर्माता उत्पादक वहन कर रहा है? ये तो लोच के आधार पर निर्धारित होता है। अगर वो बेलोच है तो कंज्यूमर ज़्यादा वहन करेगा, अधिक लोचदार है तो व्यापारी ज़्यादा वहन करेगा। वो तो लोच के आधार पर कर भार का विवर्तन होगा। इसका भी अध्ययन इसी में किया जाता है। करारोपण की समस्याएं कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं कर वसूलने में, कर लगाने में, इनका भी अध्ययन इसी में किया जाता है। अगला विभाग है सार्वजनिक ऋण। सरकार बजट बनाती है, प्राय सरकार घाटे का बजट बनाती है, अर्थात व्यय से, आय से अधिक व्यय का प्रावधान करती है। सरकार के व्यय अधिक होते हैं, आय कम होती है और इस गैप को पूरा करने के लिए सरकार ऋण लेती है। तो सार्वजनिक ऋण लोक सत्ताओं की ऐसी प्राप्ति है जिसके लिए सरकार रिलायबल होती है, उत्तरदायी होती है। यही अंतर था सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण में। सार्वजनिक आय के जो स्रोत हैं वहाँ से जो सरकार प्राप्त करती है उसके लिए रिलायबल नहीं है। कर है, कर और गैर कर दो से क्षेत्र हैं। कर में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील, आनुपातिक, प्रतिगामी, अधोगामी, बहुत सारे कर हैं। गैर कर राजस्व में जुर्माना है, दंड है, फीस है, अनुदान है, उपहार है, बहुत सारे, ब्याज है, ये सारे बहुत सारे क्षेत्र गैर कर राजस्व में हैं। इनके लिए रिलायबल नहीं है सरकार वापस करने के लिए। लेकिन ऋण एक ऐसी प्राप्ति है जिसके मूलधन और ब्याज की वापसी के लिए सरकार रिलायबल है। इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? मीन्स सार्वजनिक आय और व्यय के गैप को पूरा करने के लिए लोक सत्ताओं द्वारा जो ऋण लिया जाता है, और ये ऋण ऐसी प्राप्ति है जिसको सरकार को भविष्य में भुगतान करना है, वापस करना है। तो व्यय अधिक है, आय कम है, उस घाटे को पूरा करने के लिए, और प्रायः सरकारें घाटे का बजट बनाती है। सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा? ऋण कहाँ से लिया जाएगा, किन क्षेत्रों से आंतरिक ऋण होगा, बाह्य ऋण होगा, ऋण कैसा होगा, वापसी होगा, अवापसी होगा, ब्याज सहित होगा, ब्याज रहित होगा, अल्पकालीन होगा, दीर्घकालीन होगा, उत्पादक कार्यों के लिए लिया जाएगा, अनुत्पादक कार्यों के लिए लिया जाएगा। इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। सार्वजनिक ऋण में कहाँ से लिया जाएगा, स्रोत क्या होंगे? देश की जनता से लिया जाएगा या देश के अंदर वित्तीय संस्थान है उनसे लिया जाएगा या बाहर से लिया जाएगा? इसका भी अध्ययन सार्वजनिक ऋण में करते हैं। ऋण का प्रभाव, ऋण जो हम ले रहे हैं ये कुछ उद्देश्यों के लिए, और वो उद्देश्य आर्थिक है। सरकार
इन सब कार्यों को क्यों करती है सरकार और एक व्यक्तिगत उद्यमी में अंतर है। व्यक्तिगत उद्यमी लाभ की प्रत्याशा से कोई भी काम करता है, पैसा विनियोग करता है, उत्पादन करता है और लाभ की प्रत्याशा। सरकार लाभ की प्रत्याशा से कभी नहीं करती। सामाजिक कल्याण, सामाजिक हित, अधिकतम सामाजिक कल्याण, अधिकतम सामाजिक हित सरकार का ये उद्देश्य होता है। तो जो ऋण लिया जा रहा है इससे किसी संपत्ति का सृजन हो रहा है कि नहीं, इससे विकास हो रहा है कि नहीं। इसका चूंकि ऋण वापसी उसी पैसे से, कल जब आय आएगी तो उसी पैसे से मूलधन और ब्याज वापस होगा, तो इसका अध्ययन सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किया जाता है। ऋण और कर ये दोनों में अंतर है। सार्वजनिक आय का एक महत्वपूर्ण भाग है कर और महत्वपूर्ण स्रोत है। और कर के बारे में कर की एक सामान्य परिभाषा है, द टैक्स इज नेसेसरी कंट्रीब्यूशन, एक अनिवार्य अनुदान है, देना ही देना है, उसके लिए आप कह नहीं सकते। अगले चैप्टर में इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऋण तो आपको वापस ही करना है। तो ऋण और कर में ये अंतर है। अर्थव्यवस्था पर क्या, फिर भुगतान की रीतियाँ क्या होंगी, जो ऋण लिया जाएगा भुगतान कैसे किया जाएगा। अस्वीकारता, सरकार इनकार करते नहीं हम पेमेंट नहीं करेंगे, या कोई इसका कोर्स बनाएंगे, या वार्षिक कोई एनुअली कुछ आप किस्तों में पेमेंट करेंगे, मतलब तरीका क्या होगा, इसका भी अध्ययन सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण, वित्तीय प्रशासन से तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी वित्तीय व्यवस्था का नियमन, प्रशासन और नियंत्रण करती है। बजट बनाने से लेकर के अंकेक्षण तक की समस्त क्रिया वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के अंतर्गत आती है। भ्रष्टाचार न हो, कमीशनखोरी न हो, मितव्ययिता हो, फिजूल खर्ची न हो, इन सारी चीज़ों का मतलब ऐसी व्यवस्था से है कि उसका नियमन और नियंत्रण प्रशासन हो सके, दुरुपयोग न हो। क्योंकि जनता किस पर कर लगता है और वो अपने किसी न किसी काम को रोक करके अनिवार्य रूप से सरकार को कर का भुगतान करती है। तो एक एक पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। इसका उद्देश्य है कि एक एक पैसे का, सरकार ने हमारे ऊपर कर लगाया, आपके ऊपर कर लगाया, आपने अपनी किसी न किसी आवश्यकता को रोका और आपको दिया, सरकार को दिया, तो इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिसका अध्ययन इस वित्तीय प्रशासन और नियंत्रण के अंतर्गत करते हैं। अगला टॉपिक है राजकोषीय नीति। राजकोष, राजा के कोष से संबंधित नीति, लोक सत्ता के कोष से संबंधित नीति, अर्थात वह नीति जो सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण से संबंधित है और जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, गरीबी में कमी, इन सब उद्देश्यों के लिए सरकार नीति बनाती है। अपेक्षित परिणाम मिले और जो उपयोग है इसका, ये सही उपयोग होना चाहिए आय का। ये विभाग राजस्व में 1929 की मंदी के बाद आया। पहले के जो अर्थशास्त्री थे वैसे भी यहाँ हम चर्चा करेंगे। राजस्व का महत्व पहले नहीं था। क्यों नहीं था? 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन के प्रकाशन के साथ एडम स्मिथ की पुस्तक प्रकाशित हुई और उनकी परंपरा के जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उनका कहना था कि सरकार को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप की नीति का पालन करना चाहिए, क्योंकि एक इनविजिबल हैंड्स वो सदैव अर्थव्यवस्था में काम करता है और अर्थव्यवस्था में सदैव संतुलन की स्थिति होती है। मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, अति उत्पादन की स्थिति नहीं होती है, बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती है, ये चीज़ें नहीं होती हैं। श्रेय का बाजार नियम लागू होता है, पूर्ति स्वयं मांग अपना पैदा कर लेती है। तो इन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मत था कि नहीं, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना, न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और सरकार को अपने को जनधन
की सुरक्षा तक ही अपने को सीमित रखना चाहिए। लेकिन यह मिथक 1929 में वैश्विक मंदी के साथ टूट गया और उसी के साथ केस ने अपना रोजगार सिद्धांत द थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में सरकार के हस्तक्षेप की वकालत की कि नहीं, बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई वैश्विक मंदी के साथ। अति उत्पादन की स्थिति पैदा हो गई, बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो गई, मांग और पूर्ति में असंतुलन पैदा हो गया। मीन्स जो मिथक था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का वो वैश्विक मंदी के साथ टूट गया और किसने हस्तक्षेप की वकालत की कि नहीं, ये जो समस्याएं पैदा हुई हैं वैश्विक मंदी के कारण, इन समस्याओं का समाधान सरकार के हस्तक्षेप से ही हो सकता है। और उसी के साथ राजस्व का महत्व भी बढ़ा और एक राजस्व के क्षेत्र में एक नया विभाग बढ़ा, राजकोषीय नीति। आज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये विभाग, चूँकि निरंतर सरकार के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, उत्तरदायित्व तो बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन का आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो सरकार से ओझल हो, सरकार से परे हो, सरकार के कार्यों की सीमा में न हो। कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र को आप ले लीजिए, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सारे क्षेत्र सरकार की कार्यों की सीमा में हैं। तो जैसे जैसे सरकार के कार्य और उत्तरदायित्व बढ़ते गए वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ता गया। आज बहुत ही महत्व है। अगला है संघीय वित्त, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था थी। इस संवैधानिक व्यवस्था में जो आय का बंटवारा किया गया वो उसमें केंद्र के पास हस्तांतरण अधिक हो गया और इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई, एक वित्त आयोग गठित होगा, वो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे की सिफारिश करेगा और उसके अनुसार संसाधनों का बंटवारा होगा। तो संघीय वित्त में केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के 6 क्षेत्र हैं। आगे टॉपिक है राजस्व विज्ञान है या कला। विज्ञान है या कला। विज्ञान क्या है? किसी विषय वस्तु के क्रमबद्ध अध्ययन या ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान नीतियों, सिद्धांतों, नियमों का एक समूह है जो कारण और परिणाम से संबंधित है। सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, उसको बहुत कुछ टेस्ट किया गया और टेस्ट के बाद वो सिद्धांत स्थापित हुए, तो वो कारण और परिणाम से संबंधित है। और अगर कारण मालूम है तो परिणाम ज्ञात कर सकते हैं, परिणाम मालूम है तो कारण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से राजस्व विज्ञान है। लोक सत्ताओं की वित्त व्यवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के साथ इसमें तमाम सिद्धांतों, नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कारारोपण के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, तमाम सिद्धांतों, नियमों का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए राजस्व विज्ञान है। कला का तात्पर्य टेक्निक से है, तकनीक से है, उन तकनीकों से है जो नियम है, जो सिद्धांत हैं, उनको कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए, उसको लागू कैसे किया जाए कि हमको वो उद्देश्य प्राप्त हो सके। क्योंकि विज्ञान के अध्ययन में हमने पढ़ा, सुना कि ये कारण और परिणाम से, तो परिणाम मतलब ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए तो इसको किस तरीके से लागू किया जाए कि अपेक्षित परिणाम उनको मिल सके। तो उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए, बजट बनाने की कला अपने में स्वयं एक कला है, तो इस प्रकार राजस्व कला भी है। वैसे आप चूँकि ये अर्थशास्त्र देखिए, ये अर्थशास्त्र का एक विभाग है
अंतिम विभाग है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व अंतिम विभाग है। अर्थशास्त्र स्वयं में कला और विज्ञान दोनों है। तो अगर अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है तो एक शाखा होने के नाते राजस्व भी कला और विज्ञान है। फिलहाल विश्लेषण से हमने इसको आपको बता दिया, कला और विज्ञान ये दोनों है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इसका अगला स्टेप लेके हम आपसे मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। कहीं से कहीं कोई दिक्कत आती है किसी भी बिंदु पर, किसी भी टॉपिक पर, आप हमसे अवश्य प्रश्न करिए। हमारा प्रयास होगा कि आपको हम संतुष्ट करें। धन्यवाद।